नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज से हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। किस एग्ज़ाम के लिए? अगर सबसे पहले एग्ज़ाम की बात करें, देखिए, एक तो आपका हिंदी नेट आरपीएससी के जो संभावित एग्ज़ाम है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और साथ में हिंदी नेट के लिए हिंदी सब्जेक्ट से जो भी साथी तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। और महत्वपूर्ण क्या कहूँ, ये कहूँगा कि मील का पत्थर साबित होगी। जहाँ तक मेरी कोशिश है कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आपने मेरे साथ साथ इनको भी पढ़ लिया तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इनफ रहेगा आप लोगों के लिए। जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आज हम हिंदी साहित्य का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, और प्रार्थना केवल आपसे इतनी सी है, रिक्वेस्ट इतनी सी है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक। केवल आज दो टॉपिक पे मैं बात करूँगा। हिंदी साहित्य का सबसे पहला टॉपिक, प्रमुख इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ हैं, उन इतिहास ग्रंथों में एक हम बात करने वाले हैं आज गारसादे तौसी को लेकर, जिन्होंने हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास लिखा था। गारसादे तौसी के साथ साथ हम बात करेंगे ठाकुर शिव सिंह को लेकर। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार जिन्होंने हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास लिखा, वो रहे गारसादे तौसी। उसके बाद दूसरे रहे ठाकुर शिव सिंह सेंगर, तीसरे रहे सर जॉर्ज ग्रियर्सन, चौथे रहे मिश्र बंधु, और पांचवें नंबर पर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसी कड़ी को हमें आगे बढ़ाना है। सबसे पहले हम बात करें गारसादे तौसी को लेकर। तो देखिए, एक एक चीज़ों को आपको डिटेल से समझते हुए चलना है। और मैंने पहले ही बोल दिया कि इस वीडियो को यदि आपने पूरा देखा, और मैं केवल इसी टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जितना भी हिंदी साहित्य आपको शुरू से लेकर अंत तक करवाया जाए, अगर आप मेरे साथ साथ हिंदी साहित्य को पूरा पढ़ते गए, तो इससे बाहर आपको हिंदी साहित्य में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं गारसादे तौसी से। सबसे पहली बात कि गारसादे तौसी थे कौन। सबसे पहले मैं यही बात करूँ आपसे कि कौन थे गारसादे तौसी। तो देखिए, गारसादे तौसी फ्रांस के हुआ करते, फ्रांस के निवासी हुआ करते, फ्रांस के रहने वाले हुआ करते। और फ्रांस के हुआ करते तो इंडिया में फिर इनका क्या रोल है? तो ये फ्रांस के निवासी थे गारसादे तौसी, लेकिन देखिए, रहने वाले दोस्तों फ्रांस के हैं, लेकिन भारत में उर्दू के प्रोफेसर हुआ करते। इन्होंने जो अपना हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा, जो भारत में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास भी माना जाता है। गारसादे तौसी से पहले किसी भी विद्वान ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया, सबसे पहला इतिहास, वो गारसादे तौसी के द्वारा लिखा गया। इतिहास ग्रंथ जो है इनका, इस्तवार देला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। क्या अर्थ होता है? एक एक शब्द पे बात करते हुए चलूँगा, एक एक पूरे गहराई से आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गारसादे तौसी का परिचय दे दूं। तो देखिए, गारसादे तौसी फ्रांस के रहने वाले थे और साथ में भारत में उर्दू के प्रोफेसर हुआ करते। मैंने कहा कि जब फ्रांस के रहने वाले थे तो सीधी सी बात है कि इनकी लैंग्वेज, इनकी भाषा फ्रेंच रही होगी। और जब इनकी भाषा फ्रेंच रही होगी तो जो इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा वो भी फ्रेंच में ही लिखा होगा। ये जो इनका इतिहास ग्रंथ है, इस्तवार देला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये भले ही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है, लेकिन ये हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया है। ये किसी हिंदुस्तानी विद्वान के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये जो लिखा गया, ये एक फ्रांस के रहने वाले के द्वारा लिखा गया, एक विदेशी विद्वान के द्वारा लिखा गया। हिंदी भाषा में भी नहीं लिखा गया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। क्या इसको आपकी डिटेल पढ़ लेनी चाहिए? चलिए पूरी डिटेल की बात करते हैं। सबसे पहले नाम आपके सामने लिखा हुआ है, इतिहास ग्रंथ का नाम। तो दोस्तों, इतिहास ग्रंथ का जो नाम था वो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तवार देला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। थोड़ा सा आपको पढ़ने में अजीब सा नाम लगेगा, थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसे सरल बनाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहला दोस्तों आपके सामने एक शब्द आ रहा है, इस्तवार। ये जो आपके सामने इस्तवार शब्द लिखा हुआ है, इसका दोस्तों अर्थ निकालेंगे आप इतिहास। इस्तवार शब्द का अर्थ होता है दोस्तों इतिहास। जो आपके सामने लिटरेचर शब्द लिखा हुआ है, इससे मिलता जुलता आपने इंग्लिश का एक वर्ड पढ़ा होगा, लिटरेचर। लिटरेचर जिसका हिंदी अर्थ होता है साहित्य। तो लिटरेचर का दोस्तों शुद्ध अर्थ यदि आप निकालें, शाब्दिक अर्थ, तो इसका अर्थ निकल के आएगा साहित्य। अब आपके सामने दो शब्द बचे, एंदुई और हिंदुस्तानी। यहाँ जो ए लगा हुआ है, इस ए का अर्थ होगा और। इसका मतलब क्या है? एंदुई शब्द का मतलब क्या है? देखिए, एंदुई शब्द को लेकर हम बात करें
इस एंदुई शब्द का मतलब क्या है? तो एंदुई वो भाषा हुआ करती जो हिंदुओं द्वारा बोली जाती थी। तो उस समय हिंदुओं द्वारा जो बोली जाने वाली हिंदी भाषा थी उसे एंदुई कहा जाता था। तो दोस्तों एंदुई शब्द का मतलब हुआ हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। दूसरा वर्ड जो मेरे सामने आ रहा है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी इस शब्द का मतलब क्या है? तो देखिए हिंदुस्तानी शब्द की यदि हम बात करें कि इस हिंदुस्तानी शब्द का मतलब क्या है, तो हिंदुस्तानी शब्द का मतलब है मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। लेकिन कौन सी हिंदी? उर्दू मिश्रित हिंदी। क्योंकि आपको पता है कि मुसलमान उर्दू को कुछ ज़्यादा ही महत्व देते हैं, तो उर्दू मिश्रित जो हिंदी है उसे कहा गया हिंदुस्तानी। अब दो शब्द मेरे सामने निकल के आए कि हिंदुई का मतलब क्या है। तो हिंदुई का मतलब मैंने आपको बताया कि हिंदुई वो भाषा हुआ करती जो हिंदुओं के द्वारा बोली जाती थी। हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा को हिंदुई के नाम से जाना गया। और हिंदुस्तानी का मतलब है मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, लेकिन उसमें साथ में उर्दू का मिश्रण भी है, यानी मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। अब आप इस अगर इनके इतिहास ग्रंथ का जो नाम है इस्तवार देला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, इसका अर्थ आप निकालेंगे। देखिए अर्थ क्या निकल के आएगा। एंदुई और हिंदुस्तानी भाषा के साहित्य का इतिहास, इसका जो अर्थ निकल के आया वो अर्थ मेरे सामने निकल के आया एंदुई और हिंदुस्तानी भाषा के साहित्य का इतिहास। एंदुई का मतलब हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा और हिंदुस्तानी का मतलब मैंने आपको बताया मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा। तो इन दोनों भाषाओं के साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार देला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, जो बेसिकली ओरिजिनल रूप से मूल रूप से फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अब देखिए यदि आपसे सीधा से एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए कि ऐसा कौन पहला विद्वान था जिसने पहली बार अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदू और मुस्लिम कवियों का एक साथ वर्णन किया है। अब आपको ये पता है कि हिंदुई भाषा हिंदुओं के द्वारा बोली जा रही है और हिंदुस्तानी भाषा मुसलमानों के द्वारा बोली जा रही है। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि गारसादे तोसे ने अपने इतिहास ग्रंथ में इन दोनों ही भाषाओं को शामिल किया है। तो इसका मतलब हिंदू कवि और मुस्लिम कवि दोनों ही प्रकार के कवियों का वर्णन किया है। ये तो सबसे पहले मैंने आपसे केवल बात की है कि जो इनका इतिहास ग्रंथ है उस इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों इसके बाद हम बात करें ये जो इतिहास ग्रंथ है इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से हुआ, किस प्रकार हुआ, वो सारी बातें करते हैं। देखिए अगर इतिहास ग्रंथ के प्रकाशन को लेकर हम बातें करें तो सबसे पहले हम बात करें कि इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ। ये जो पूरा का पूरा इतिहास ग्रंथ है इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन आप ध्यान रखेंगे कि अलग अलग टाइमिंग जो आपके सामने रहेगी दोस्तों वो अलग अलग रहेगी, क्योंकि दो भागों में प्रकाशित हुआ है। किस प्रकार से, उन चीज़ों को समझिए। तो मैंने कहा कि ये जो संस्करण प्रकाशित हुआ है, ये जो इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, तो अब अगले पॉइंट पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस इतिहास ग्रंथ के प्रकाशन को लेकर। देखिए अगर इतिहास ग्रंथ के प्रकाशन को लेकर हम आपसे बात करें तो इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन दोस्तों दो संस्करणों में हुआ। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन दो संस्करणों में हुआ। एक इसका प्रथम संस्करण और एक इसका द्वितीय संस्करण। अब यहां पर देखो अगर आपसे पूछा जाए कि इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कितने संस्करणों में हुआ है, तो दोस्तों संस्करण में आपका आंसर होगा कि दो संस्करण। अगर ये पूछा जाए कि कितने भागों में हुआ है, तो कुल मिलाकर इस इतिहास ग्रंथ का जो प्रकाशन हुआ है वो दोस्तों 5 भागों में हुआ है। अब वो 5 भाग किस प्रकार से, देखिए ये जो पहला संस्करण है ये पहला संस्करण दोस्तों 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। मैंने कहा जो पहला संस्करण है ये कुल मिलाकर 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। और ये 2 भागों में किस प्रकार प्रकाशित हुआ, किस संस्करण का, एक बार आया प्रथम भाग और एक बार आया इस संस्करण का द्वितीय भाग। इसी प्रकार जो इसका दूसरा संस्करण है ये कुल मिलाकर 3 भागों में प्रकाशित हुआ है। मैंने कहा पहला संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ था और दूसरा संस्करण 3 भागों में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार मैंने आपसे कहा है कि ये पूरा का पूरा इतिहास ग्रंथ कुल मिलाकर 2 संस्करणों में और कुल मिलाकर 5 भागों में
कुल मिलाकर 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ है, 5 भागों में प्रकाशित हुआ है। कब कब प्रकाशित हुआ अब वो भी देख लें साथ में। इसका पहले संस्करण में जो 2 भाग आए हैं वो कब आए, दूसरे संस्करण में जो भाग आए हैं वो कब आए। तो देखिए पहले संस्करण का जो पहला भाग प्रकाशित हुआ था, ये पहले संस्करण का पहला भाग प्रकाशित हुआ था दोस्तों 1839 ईस्वी में। पहले संस्करण का पहला भाग आया 1839 में, और पहले संस्करण का दूसरा जो भाग आया वो दूसरा भाग आया 1847 ईस्वी में। कुल मिलाकर पहला संस्करण 2 भागों में आया, एक 1839 में आया, एक 1847 में आया। जो दूसरा संस्करण आया वो 3 भागों में आया, जिसका पहला और दूसरा भाग एक साथ आया है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट एक साथ आया है, और इसका जो तीसरा भाग है वो तीसरा भाग अलग से आया है। इसका जो पहला और दूसरा भाग आया था वो आया था दोस्तों 1870 ईस्वी में, और इसका जो तीसरा भाग आया था वो तीसरा भाग आया था 1871 ईस्वी में। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, संस्करण कितने संस्करणों में हुआ, कितने भागों में हुआ, वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब साथ में ये और देखें कि इस संस्करण का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, यानी इस संस्करण के प्रकाशक कौन थे। अगर इसके प्रकाशक को लेकर हम बात करें तो देखिए इसका प्रकाशन जो हुआ था वो आयरलैंड से हुआ था। किसके द्वारा, इसका प्रकाशन दोस्तों किया गया था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। ये मैंने बात की है आपसे इस ग्रंथ के प्रकाशन को लेकर। अब यदि ग्रंथ के प्रकाशन को लेकर आपसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है कि इस ग्रंथ का प्रकाशन कुल मिलाकर 5 भागों में हुआ है, 2 संस्करणों में हुआ है। पहला संस्करण 2 भागों के रूप में आया था, दूसरा जो संस्करण आया वो 3 भागों के रूप में आया। पहले संस्करण का दोस्तों पहला भाग आया 1839 ईस्वी में, पहले संस्करण का दूसरा भाग आया 1847 ईस्वी में। फिर दूसरे संस्करण की यदि हम बात करें तो दूसरे संस्करण का पहला और दूसरा भाग आया था, दोनों भाग एक साथ 1870 ईस्वी में, और तीसरा भाग आया था 1871 ईस्वी में। इसका जो प्रकाशन किया गया था वो प्रकाशन किया गया था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड के द्वारा। अभी तक मैंने आपसे केवल 2 चीज़ों पर बात की है कि एक इस इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है और उसके नाम का अर्थ क्या है। दूसरी बात की है इसके प्रकाशन को लेकर। अब मैं बात करूंगा इसकी भाषाओं को लेकर, इसके अनुवाद को लेकर कि मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखा गया था, आगे चलकर कौन कौन सी भाषा में इसका अनुवाद किया गया, वो बातें करनी है। आप एक बार स्क्रीन को कैप्चर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगले पॉइंट पर बात करें। अगले पॉइंट पर यदि हम बात करें तो देखिए इसके अनुवाद को लेकर हम बात करें, ग्रंथ के अनुवाद। ये जो गारशद तासी का ग्रंथ है ये कितने अनुवादों में है, कितने लैंग्वेज में आपको ये मिलेगा, कितनी भाषाओं में आपको मिलेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये आपको मिलता है 3 भाषाओं में। अब वो 3 भाषाएं कौन कौन सी, तो देखिए एक तो इसकी मूल भाषा, मैंने कहा 3 भाषाओं में मिलेगी। एक तो इसकी मूल भाषा, मूल रूप से जिस भाषा में लिखा गया था, और मैंने कहा था कि जो गारशद तासी थे वो दोस्तों फ्रांस के रहने वाले थे, और फ्रांस के निवासी होने के कारण ये जो मूल रूप में लिखा गया है वो मूल रूप से फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसकी जो मूल भाषा है वो मूल भाषा है दोस्तों फ्रेंच। इसके साथ साथ बाद में आगे चलकर इसका एक उर्दू में अनुवाद हुआ, क्योंकि उर्दू भाषा में आपको अवेलेबल मिलेगा, और फिर इसका हिंदी में अनुवाद हुआ तो एक आपको ये हिंदी भाषा में अवेलेबल मिलेगा। तो मैंने कहा कि कुल मिलाकर 3 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें से मूल रूप से गारशद तासी के द्वारा जो लिखा गया था वो तो फ्रेंच में लिखा गया था, लेकिन आगे चल के इसका एक उर्दू अनुवाद किया गया और एक हिंदी अनुवाद किया गया। तो इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें कि इसका उर्दू अनुवाद और इसका हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया। देखिए पहले बात करें हम इसके उर्दू अनुवाद को लेकर, इसका उर्दू अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। उर्दू अनुवाद की यदि हम बात करें तो जो देखिए दिल्ली कॉलेज, इस दिल्ली कॉलेज के द्वारा प्रकाशन किया गया था उर्दू अनुवाद का। कौन, दिल्ली के एक मौलवी हुआ करते जिनका नाम था मौलवी करीमुद्दीन। दोस्तों दिल्ली के एक मौलवी हैं जिनका नाम है मौलवी करीमुद्दीन, और मौलवी करीमुद्दीन ने किया था किसके सहयोग से, एक नाम और आपके सामने आएगा, वो नाम आएगा आपके सामने YF हेलन। मौलवी करीमुद्दीन, और मौलवी करीमुद्दीन ने YF हेलन के सहयोग से इसका उर्दू अनुवाद किया था। YF हेलन के सहयोग से इसका उर्दू अनुवाद किया। किस नाम से किया गया इसका उर्दू अनुवाद,
जो इसका उर्दू अनुवाद है दोस्तों, वो उर्दू अनुवाद में नाम क्या मिलता है, तो नाम आपको मिलेगा उर्दू अनुवाद में तबकात उ ससुवरा, तबकात उ ससुवरा, या फिर हम इसे कहते हैं तज़किरा ई हिंदी। ये दोस्तों इसके आपको उर्दू अनुवाद में नाम मिल जाते हैं। कब किया गया उर्दू अनुवाद, तो ये जो मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा उर्दू अनुवाद किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 1848 ईस्वी में। अब देखिए 1848 ईस्वी में क्या किया गया कि मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा इसका उर्दू अनुवाद तो किया गया, लेकिन उर्दू अनुवाद करने के साथ साथ मौलवी करीमुद्दीन ने इसमें कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य इसने अपनी तरफ से भी शामिल कर दिए मौलवी साहब ने। तो जैसे ही मौलवी साहब ने अपनी तरफ से कुछ तथ्य शामिल किए, तो कुछ आगे चलकर आलोचकों ने ऐसा माना कि ये जो उर्दू अनुवाद है ये गारसाद तोसी के फ्रेंच भाषा का अनुवाद नहीं है, बल्कि मौलवी करीमुद्दीन की खुद की रचना है। क्यों माना गया, क्योंकि मौलवी करीमुद्दीन ने इसमें कुछ तथ्य अपनी तरफ से बाद में शामिल कर दिए थे। तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि मूल रूप से जो लिखा गया था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, बाद में इसका उर्दू अनुवाद किया गया 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन जी के द्वारा, और इस कार्य में जो उनका सहयोग किया गया वो सहयोग किया गया YF फैलन के द्वारा। इन दोनों के द्वारा 1848 ईस्वी में इसका उर्दू अनुवाद किया जाता है, जो कि दिल्ली कॉलेज से प्रकाशित हुआ था। उर्दू अनुवाद में जो इसका नाम आपके सामने आता है, उर्दू अनुवाद में दोस्तों इसका नाम आपके सामने आता है तबकात उ ससुवरा या फिर तज़किरा ई हिंदी। ये मैंने बात की है इसके उर्दू अनुवाद को लेकर। अगले पॉइंट पे हम बात करें इसके हिंदी अनुवाद को लेकर। इस ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद हुआ वो हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? गारसाद तासी ने दोस्तों मुख्य रूप से फ्रेंच में लिखा था। हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो देखिए जो प्रयाग विश्वविद्यालय है, उस प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हुआ करते, प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हुआ करते, जिनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय, इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब ने, डॉक्टर वार्ष्णेय साहब ने 1953 ईस्वी में इसका हिंदी अनुवाद किया था। 1953 ईस्वी में इसका हिंदी अनुवाद किया। और दोस्तों किस नाम से किया? तो नाम आपको याद रखना है, इसका हिंदी अनुवाद किया गया था हिंदुई साहित्य का इतिहास। इसका जो हिंदी अनुवाद किया गया वो दोस्तों इस नाम से किया गया, हिंदुई साहित्य का इतिहास। कब किया गया? तो आप लोग कहेंगे 1953 में किया गया। कहाँ से प्रकाशित हुआ? इसके प्रकाशक कौन थे? तो जो हिंदी अनुवाद दोस्तों प्रकाशित हुआ था, इसके प्रकाशक हुआ करते हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद। हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद, हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। देखिए 3 भागों में मैंने आपसे बात की है कि इसकी जो मूल भाषा है वो मूल भाषा फ्रेंच है। दूसरी बात मैंने की कि इसका उर्दू अनुवाद भी आपको मिल जाता है, इसका हिंदी अनुवाद भी आपको मिल जाता है। 1948 में इसका उर्दू अनुवाद किया गया, 1848 में उर्दू अनुवाद किया गया, 1953 में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। 3 लैंग्वेज में आपको अवेलेबल मिलेगा, मूल रूप से फ्रेंच में, साथ में इसका उर्दू अनुवाद और साथ में इसका हिंदी अनुवाद। देखिए तीनों चीज़ों को मैं आपको एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप तीनों चीज़ों को एक साथ समझें कि किस प्रकार से आपको ये चीज़ें शॉर्ट में याद रहेंगी। मैंने कहा मुख्य रूप से 3 भाषाओं में आपके सामने अवेलेबल मिल हो जाता है, मुख्य रूप से आपको 3 भाषाओं में मिल जाता है। अब वो सबसे पहले मैं बात करूँ कौन कौन सी 3 भाषाओं में, तो मूल रूप से जो लिखा गया वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, सबसे पहली बात। दूसरा किया गया दोस्तों इसका उर्दू अनुवाद। तीसरा इसका किया गया हिंदी अनुवाद। अब तीनों के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, तो देखिए मूल भाषा जो फ्रेंच में लिखा गया, सबसे पहली बात कि फ्रेंच में लिखने वाले कौन, तो फ्रेंच में लिखने वाले गारसाद तासी। पहली बात कि तीनों भाषाओं में किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा अनुवाद किया गया, वो बात याद करें। सबसे पहले उर्दू अनुवाद किया गया मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा। इसका जो हिंदी अनुवाद किया गया वो किया गया डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय के द्वारा। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय के द्वारा। अब ये देखो ये 3 चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। सबसे पहले मैंने कहा कि 3 भाषाओं में अवेलेबल है, 3 भाषाओं में उपलब्ध है,
और तीनों भाषाओं में आपको क्या क्या देख लेना चाहिए कि मूल रूप से फ्रेंच भाषा में गारसा दे तासी के द्वारा लिखा गया था, उर्दू अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा किया गया, हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मीनारायण वार्ष्णेय के द्वारा किया गया। दूसरी बात याद करें इनके समय को लेकर, तो देखिए समय की अगर हम बात करें तो जो मूल रूप से फ्रेंच में लिखा गया था इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1839 ईस्वी में। उर्दू अनुवाद इसका प्रकाशित हुआ, अभी आपको बताया था 1848 ईस्वी में। इसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ दोस्तों 1953 ईस्वी में। तीसरी बात कि तीनों भाषाओं में इसके नाम क्या क्या हैं, वो तीनों भाषाओं में आपको इसके नाम भी याद रखने होंगे। तो गारसा दे तासी के अनुसार जो मूल रूप से लिखा गया था फ्रेंच में जो लिखा गया उसका नाम अभी मैंने आपको बताया था इस्तवार दैला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये नाम मिलेगा आपको इसको फ्रेंच भाषा में। अगर उर्दू अनुवाद में नाम की बात करें तो उर्दू अनुवाद में आपको दो नाम मिल जाएंगे। कौन कौन से दो नाम? एक तो मिल जाएगा तबकात उ ससुवरा, और दूसरा नाम आपको मिल जाएगा तज़किरा ई हिंदी, ये इसका दूसरा नाम मिल जाएगा। उर्दू अनुवाद में दो नाम मिल जाएंगे। हिंदी अनुवाद में बात करें तो हिंदी अनुवाद में जो इसका नाम दिया गया वो नाम दिया गया हिंदुई साहित्य का इतिहास। ये तीनों भाषाओं में हमने नाम की बात कर ली। और लास्ट पॉइंट कि तीनों भाषाओं में जो प्रकाशित हुआ वो कहाँ कहाँ से हुआ। अभी लास्ट पॉइंट और देखें आपके तीनों भाषाओं में कहाँ कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो ये जो प्रकाशित हुआ था ये द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी से प्रकाशित हुआ। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी कहाँ की कमेटी है दोस्तों? आयरलैंड। ये जो प्रकाशित हुआ था उर्दू अनुवाद, ये प्रकाशित हुआ था दोस्तों दिल्ली कॉलेज के माध्यम से। इसके प्रकाशक जो रहे वो दिल्ली कॉलेज। और ये जो प्रकाशित हुआ था ये अभी मैंने आपको बताया हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों ये तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया है कि फ्रेंच भाषा में, उर्दू अनुवाद में और हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, कब प्रकाशित हुआ, किस नाम से प्रकाशित हुआ और कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो ये मैंने सारी बातें की हैं इसके अनुवाद को लेकर। अब इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे कि इस ग्रंथ में कवियों की संख्या कितनी है, कितने इस ग्रंथ में कवि है, और वो आपका लास्ट पॉइंट रहेगा इस ग्रंथ को लेकर। और दूसरी बात कि आप इसका साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहें, साथ में आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं। और जैसे ही आपकी ये क्लास कंप्लीट होगी तो क्लास के बाद ये जो मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ इसी बोर्ड की जो कि त्यों PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर और वहाँ से आप वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मिलेगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगले दोस्तों हम बात करें कि इस ग्रंथ में कवि कितने हैं, इस ग्रंथ में कवियों की संख्या कितनी है। तो अगर कवियों की संख्या की हम बात करें तो देखिए 3 भाषाओं में अवेलेबल है। ये मैंने आपको बताया कि 3 भाषाओं में उपलब्ध है। तो तीनों भाषाओं में कवियों की संख्या की हम बात करें कि तीनों भाषाओं में कितने कितने कवि हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ग्रंथ, तो देखिए 3 भाषाओं में हो गया। एक तो मूल ग्रंथ जो कि फ्रेंच में लिखा गया था, दूसरा इसका उर्दू अनुवाद और तीसरा इसका हिंदी अनुवाद। तो अगर हम बात करें कि कुल कवि, तो मूल ग्रंथ में दोस्तों कुल कवियों की संख्या है 738। मूल ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं जिसमें से 72 कवि हिंदी के हैं। 738 में से जो गारसा दे तासी ने जो पहला ग्रंथ लिखा था मूल ग्रंथ, उसमें कुल कवियों की संख्या 738 है जिसमें से 72 हिंदी के कवि हैं। इसी प्रकार जो उर्दू अनुवाद था, मैंने कहा कि उस उर्दू अनुवाद में मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा कुछ फैक्ट अपनी तरफ से जोड़े गए थे। तो उर्दू अनुवाद में कवियों की जो कुल संख्या आती है वो कवियों की कुल संख्या आती है दोस्तों 1004, जिसमें से हिंदी के कवि हैं मात्र 60। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें हिंदी के कवियों की संख्या कम है, ये इसका उर्दू अनुवाद है। तो उर्दू अनुवाद होने के कारण यहाँ हिंदी के कवियों की संख्या कम है। तो मूल ग्रंथ में 738 में से 72 हिंदी के कवि हैं, जबकि उर्दू अनुवाद में कवियों की कुल संख्या भले ही बढ़कर 104 हुई, लेकिन हिंदी के कवियों की संख्या घटकर 60 रह गई। इसी प्रकार जो इसका हिंदी अनुवाद किया गया, उस हिंदी अनुवाद में कुल कवि रखे गए केवल 358, जिसमें से हिंदी के कवि रखे गए 220। ये कुल मिलाकर कितने कवि इसमें, वो कवियों की संख्या की मैंने आपसे बात कर ली है, जो आपको इसी रूप में याद रहनी चाहिए।
अगर कुल कवियों की संख्या ना भी याद रहे तो दोस्तों आपको हिंदी के कवियों की संख्या जरूर याद रखनी है कि इसमें हिंदी के कवि कौन से ग्रंथ में कितने हैं। तो मूल ग्रंथ में हिंदी के 72 कवि हैं, उर्दू अनुवाद में 60 कवि हैं हिंदी के, जबकि हिंदी अनुवाद में 220 कवि हैं। एक बार आप स्क्रीन को कैप्चर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें, इस गारसादे तहसील को लेकर, इस इतिहास ग्रंथ को लेकर क्या बातें और बसती हैं। तो एक तो याद रखना कि इस ग्रंथ का पहला कवि कौन है। हो सकता है आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ का पहला कवि कौन और इस ग्रंथ का अंतिम कवि कौन। इस ग्रंथ का दोस्तों पहला कवि कौन और इस ग्रंथ का अंतिम कवि कौन। तो मैं आपको बीच में एक बात बता दूं कि देखिए, जो इतिहास लिखा जाता है उस इतिहास को लिखने की अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, उस इतिहास को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कुछ इतिहासकारों ने इतिहास को काल अनुक्रम में लिखा है, तो कुछ इतिहासकारों ने वर्ण अनुक्रम में लिखा है। अब इन दोनों का मतलब क्या है, काल अनुक्रम और वर्ण अनुक्रम। देखिए, वर्ण अनुक्रम का मतलब है कि कवियों का वर्णन उनके नाम का जो पहला वर्ण है उसके अनुसार किया गया है, जबकि काल अनुक्रम का मतलब है कि कवियों का वर्णन उनके काल यानी उनके समय के अनुसार किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, दो कवि हैं हमारे सामने, एक है कबीर और एक कवि है दोस्तों केशव। अब देखिए, दोनों का ही नाम का पहला अक्षर कैसे शुरू होता है, कबीर और केशव। तो जहां आप वर्ण अनुक्रम की बात करेंगे तो वर्ण अनुक्रम में क्या किया जाता है कि कवियों का वर्णन उनके नाम के अनुसार किया जाता है। तो नाम के अनुसार करेंगे, यानी ऐसे पहला कवि शुरू होगा और लास्ट कवि है पे जाके खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ए वाले आएंगे, फिर आ वाले आएंगे, फिर ई वाले, नाम के अनुसार, उनके नाम के पहले वर्ण के अनुसार। यहाँ पर अगर वर्ण अनुक्रम की पद्धति में बात करेंगे तो कबीर और केशव दोनों ही कैसे शुरू होते हैं, तो ये दोनों एक साथ मिलेंगे। वर्ण अनुक्रम की पद्धति में तो दोनों का वर्णन एक साथ मिलेगा, क्योंकि दोनों के ही नाम के पहले वर्ण की शुरुआत कैसे हो रही है। जबकि काल अनुक्रम में जो इनका वर्णन मिलेगा वो इनके समय के अनुसार मिलेगा कि कबीर कब हुए और केशवदास कब हुए। कबीर को आप पढ़ते हैं कि कबीर भक्ति काल में हुए हैं, केशवदास को आप आगे पढ़ेंगे कि केशवदास रीति काल में हुए हैं। तो काल अनुक्रम में इनका जो वर्णन मिलेगा वो इनकी टाइमिंग के अनुसार मिलेगा, इनके समय के अनुसार मिलेगा। जबकि वर्ण अनुक्रम की पद्धति में इनका जो वर्णन मिलेगा वो दोनों का एक साथ मिलेगा। ये दोनों में अंतर होता है। यहाँ अगर हम गारसादे तासी की बात करें, देखिए गारसादे तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ जो लिखा है वो वर्ण अनुक्रम में लिखा है, यानी इन्होंने कवियों को उनके समय के अनुसार नहीं दर्शाया, इन्होंने कवियों को उनके नाम के अनुसार दर्शाया है। अब सीधी सी बात है, स्वाभाविक बात है कि अगर कवियों को नाम के अनुसार दर्शाएंगे तो सबसे पहले वो कवि आएगा जिसके नाम की शुरुआत ऐसे होती है, और अंत में वो कवि आएगा जिसका नाम है से शुरू होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस ग्रंथ का जो पहला कवि है वो इस ग्रंथ का पहला कवि है कवि अंगद। इस ग्रंथ का पहला कवि है अंगद कवि, और इस ग्रंथ का जो अंतिम कवि है वो अंतिम कवि है दोस्तों हेमंत पंत। क्योंकि नाम के अनुसार रखा गया है तो पहला कवि ऐसे शुरू होगा, अंत में है पर जाकर कवियों का वर्णन खत्म होगा। तो यहाँ पर पहला कवि अंगद को रखा गया है, अंतिम कवि हेमंत पंत को रखा गया है। एक लास्ट बात और बता दूं कि जो पूरा का पूरा जो ग्रंथ है, इस पूरे ग्रंथ में कुल मिलाकर 1814 पृष्ठ आपको मिलते हैं, यानी 1814 पृष्ठों का ग्रंथ है। और इन 1814 पृष्ठों में से जो प्रारंभिक 100 पृष्ठ हैं, जो शुरुआती 100 पृष्ठ हैं, उन शुरुआती 100 पृष्ठों में केवल इस ग्रंथ की भूमिका दी गई है। 100 पृष्ठों में ग्रंथ की भूमिका दी गई है, यानी आप मानकर चलें कि जो ग्रंथ लिखा गया, जब उस ग्रंथ की भूमिका, केवल उसकी भूमिका, केवल उसकी प्रस्तावना, केवल उसका सार जब 100 पृष्ठों में लिखा गया है, तो ग्रंथ में अपने आप ही 1814 पृष्ठों का ग्रंथ होना था। ये दोस्तों गारसादे तासी को लेकर हमने बातें की है। जितने भी बातें आपने पढ़ी हैं, एक बार सारी की सारी बातें आपसे थोड़ी से 2 मिनट में रिपीट कर रहा हूँ, एक बार देखते हुए चलिए। सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ना शुरू किया इसके इतिहास ग्रंथ को लेकर। इतिहास ग्रंथ की यदि हम बात करें तो इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार देला लिटरेचर एंदुई और हिंदुस्तानी भाषा के साहित्य का इतिहास। प्रकाशन हुआ था कुल मिलाकर 5 भागों में, 2 संस्करणों में। पहला संस्करण 2 भागों में आया, पहला भाग 1839 में, दूसरा 1847 में। दूसरा संस्करण 3 भागों में आया, पहला और दूसरा भाग 1870 में, तीसरा भाग 1871 में आया। प्रकाशन हुआ था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से। अगली बात, किसका जो उर्दू अनुवाद किया गया वो दिल्ली कॉलेज के माध्यम से किया गया। मौलवी करीमुद्दीन ने इसका उर्दू अनुवाद किया था, जिसमें सहयोग रहा वाई.एफ. फैलन का सहयोग, तो वाई.एफ. फैलन के सहयोग से किया गया था। उर्दू अनुवाद में जो नाम दिया गया वो तबकात व ससवरा और तज़किराई हिंदी दोनों ही नाम आपको मिल जाते हैं। उर्दू अनुवाद किया गया था दोस्तों 1848 ईस्वी में। अगले पॉइंट पे हम बात करें कि इसका हिंदी अनुवाद
तो हिंदी अनुवाद किया गया था प्रयाग विश्वविद्यालय में। जो हिंदी विभाग के जो प्रोफेसर हुआ करते, जिनका नाम आता था डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्षण्य, इनके द्वारा किया गया 1953 में किया गया। और इतिहास ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद में नाम दिया गया, वो नाम दिया गया हिंदुई साहित्य का इतिहास। इसके प्रकाशक हुआ करते हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद। हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। तीनों बातों को मैंने आपको एक साथ बताने की कोशिश की थी, जो आपके सामने लिखा हुआ है। और इसके बाद में आप ध्यान रखें कि इस ग्रंथ का जो पहला कवि है वो अंगद कवि है, और अंतिम कवि है वो है दोस्तों हेमंत पंत। इसके बाद हम दोस्तों बात करें अगले इतिहासकार को लेकर, जिन्होंने हिंदी का अगला इतिहास ग्रंथ लिखा। और जो अगला इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो लिखा गया ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, ठाकुर शिव सिंह सेंगर को लेकर बातें करें। ऐसी कोई खास डिटेल है नहीं ठाकुर शिव सिंह सेंगर को लेकर, थोड़ी सी एक दो बातें हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। देखिए, अगले इतिहासकार ठाकुर साहब ठाकुर शिव सिंह सेंगर। सबसे पहली बात कि इनका जो इतिहास ग्रंथ है उस इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो दोस्तों इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। इतिहास ग्रंथ का दोस्तों नाम है शिव सिंह सरोज। दूसरी बात कि ये शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? दोस्तों इसका प्रकाशन ध्यान रखेंगे कि 2 बार हुआ है। एक बार इसका प्रकाशन हुआ था 1878 ईस्वी में, लेकिन कुछ अशुद्धियां रह गई थी, कुछ थोड़ी सी त्रुटियां रह गई। तो 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये, लेकिन थोड़ी सी जब इसमें त्रुटियां रह गई तो उन त्रुटियों को सुधारने के बाद इसका जो दूसरा प्रकाशन हुआ है वो 5 साल के बाद हुआ है। दूसरा प्रकाशन 1883 ईस्वी में। अब देखिए, अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ, तो आपका आंसर क्या माना जाए फिर? अब बात आती है कि इसका आंसर 1878 माना जाए या फिर इसका आंसर 1883 माना जाए। तो पहले बात तो कि कभी भी शायद ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही समय आपको एक साथ ऑप्शन में दे दिए जाए, या तो 1878 ही दिया जाएगा या फिर 1883 ही दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर दोनों एक साथ दे दिए जाए तो आपका जो आंसर माना जाएगा वो 1878 ईस्वी माना जाएगा, क्योंकि इसका पहली बार प्रकाशन 1878 में हुआ है। वो कुछ अशुद्धियां रह गई थी, उन अशुद्धियों में सुधार किया गया और सुधार करके फिर दूसरी बार प्रकाशन हुआ है वो 1883 में हुआ है। प्रकाशन हुआ कहाँ से, यानी इसके प्रकाशक कौन थे? अगले पॉइंट पे बात करें कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, इसके पब्लिशर कौन रहे। तो दोस्तों इसके पब्लिशर हुआ करते नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित हुआ था ये। नवल किशोर प्रेस कहाँ दोस्तों? लखनऊ में। लखनऊ की नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित हुआ था। कितने कवि हैं इसमें कुल मिलाकर? कितने कवियों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसमें कुल मिलाकर 1003 कवियों का वर्णन किया गया है। और एक बात और बता दूं आपको कि जो शिव सिंह सेंगर हैं ठाकुर साहब ने हिंदी का जो पहला कवि माना है, ये आगे चल के आप दोबारा भी पढ़ेंगे एक बार जब आपका आदिकाल शुरू होगा। अभी मैं इतिहास ग्रंथों की बातें कर रहा हूँ केवल। हिंदी का जो पहला कवि माना है वो इन्होंने पहला कवि पुष्य कवि को माना है। पुष्य कवि, या इसी को हम कहते हैं पुष्यदंत, या इसी को दोस्तों जाना जाता है पुंड्र कवि के नाम से। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के जो पहले कवि थे वो हिंदी के पहले कवि पुष्य कवि, जिनको आप पुष्पदंत या पुष्यदंत या फिर पुंड्र कवि के नाम से जानते हैं। ठाकुर साहब के ग्रंथ के बारे में ऐसी कोई ज़्यादा डिटेल है नहीं, थोड़ी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। हाँ, एक बात आप ज़रूर याद रखेंगे कि किसी हिंदुस्तानी विद्वान के द्वारा हिंदी भाषा में हिंदी का साहित्य लिखने का जो पहली बार प्रयास किया गया वो इन्हीं के द्वारा किया गया, ठाकुर साहब के द्वारा। मैंने कहा किसी हिंदुस्तानी विद्वान के द्वारा, क्योंकि ठाकुर साहब खुद हिंदुस्तानी विद्वान है। हिंदी भाषा में लिखा गया क्योंकि इससे पहले जो गारसाद तासी ने लिखा था वो गारसाद तासी ना खुद भारत के विद्वान थे, हिंदुस्तानी विद्वान भी नहीं थे, उन्होंने हिंदी भाषा में भी नहीं लिखा था। तो याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होगा गारसाद तासी। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि किसी हिंदुस्तानी विद्वान के द्वारा किया गया, तो हिंदुस्तानी विद्वान में आपका नाम आएगा ठाकुर शिव सिंह सेंगर। या फिर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया, तो वो भी वहाँ भी दोस्तों आपका आंसर होगा ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ये दोस्तों हमने 2 कवियों पर बातें की, 2 इतिहासकारों पर बातें की हैं, गारसाद तोसी और ठाकुर शिव सिंह सेंगर। इसके बाद जो तीसरे इतिहासकार आपके सामने आएंगे सर जॉर्ज ग्रियर्सन। एक अति महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन के जो कार्य रहे वो हिंदी भाषा के क्षेत्र में उन्होंने अच्छे कार्य किए थे। जैसे आप आगे पढ़ेंगे, एक तो उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे किया था, भारत का भाषा के आधार पर सर्वेक्षण किया था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। साथ में उन्होंने तुलसीदास जी का एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया था।
तुलसीदास जी पर उन्होंने काफ़ी निबंध भी लिखे, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया। और तीसरी बात कि उन्होंने एक इतिहास ग्रंथ की रचना की, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की, नाम भी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे सर जॉर्ज ग्रियर्सन को लेकर। ये आपकी पहली क्लास थी हिंदी साहित्य को लेकर, और क्या आपको समझ में आया, क्या आपके कुछ संदेह बने रहे, यानी किस प्रकार का आपका रेस्पॉन्स रहा इस क्लास को लेकर, एक बार प्लीज़ कमेंट में बताएं ज़रूर। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, सबसे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप एक बार कमेंट में मुझे बताएं कि अगर किसी प्रकार की कोई कमियां रही हैं, बोलने की स्पीड ज़्यादा है या लिखने की स्पीड ज़्यादा है, या कुछ मैटर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और मैटर इसमें ऐड हो जाना चाहिए, अगर किसी भी प्रकार की आपको ये लगता है कि कोई कमियां हैं तो एक बार आप मुझे बताएं ज़रूर, उनको दूर किया जाएगा। और अगर आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हैं तो फिर वीडियो में साथ हमेशा बने रहें। पूरा का पूरा हिंदी साहित्य आपको इस सीरीज़ के माध्यम से करवाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, कंटिन्यू आपकी सीरीज़ रहेगी। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में सर जॉर्ज ग्रियर्सन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।